अरे वाह जय, आज तो यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या इसी फंक्शन में भाभी जी तेरी शादी अनाउंस करेंगी? इसकी शादी और उससे? अरे इस लल्लू को समझ नहीं आता है कि वो इसका फायदा उठा रही। इसका डिजाइन चुरा कर खुद अवार्ड लेगी। इसकी सारी सेविंग्स भी तो ले ली। अब पता नहीं इसको कैसे हक लाएगी। इसको अभी भी लगता है कि इसके जैसे मामूली सड़क पर केक बेचने वाले से शादी करेगी वो। अरे भाई भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो तो आज तो ऐसे सज धज कर आए हैं साहब जैसे आज इनकी एंगेजमेंट है। बस ज्यादा मत बोलो तुम लोग। जब नैना स्टेज से मेरा नाम अनाउंस करेगी तब तुम दोनों का चेहरा देखने लायक होगा। तभी अचानक माइक ऑन होने की आवाज आई। हॉल में कंपनी के बहुत सारे लोग मौजूद थे। स्टेज पर नैना लाइट ग्रीन ड्रेस में खड़ी हुई थी और नीचे खड़ा जय उसको प्यार से देखे जा रहा था। उसको अपने दोस्तों के मजाक उड़ाने की भी परवाह नहीं थी। दोस्तों, आज मैं जो पेश करने जा रही हूँ वो मेडिकल साइंस की दुनिया में एक क्रांति लाने वाला है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों की उम्मीद है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि ये मशीन डिजाइन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक मैंने खुद बनाई है। नैना ने एक पर्दा हटाया और स्क्रीन पर उसका वेंटिलेटर डिजाइन सबके सामने था। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। इसी बीच भीड़ को चीरते हुए एक नॉर्मल बेकर ड्रेस में एक लड़का अंदर आया। ये कोई और नहीं बल्कि जयदेव था। उसके फेस पर कंफ्यूजन और गुस्सा साफ दिख रहा था। ये मेरा डिजाइन है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो नैना? मैं तो तुमको अपना दोस्त मानता था। नैना अचानक से जय को वहां देख चौंक गई, लेकिन जल्द ही खुद को उसने बैलेंस कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? दिन में सपने देखना बंद करो। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरी लाइफ में शुरू से एक आदमी था और वो है एल्विस मल्होत्रा। ये सुनकर जय हक्का बक्का रह गया। नैना ऑडियंस की तरफ मुड़ी और माइक में बोलने लगी। और आज मैं सबके सामने ये अनाउंस करती हूँ कि मैं एल्विस मल्होत्रा से शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर जय को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। कहा तो वो इस फंक्शन में ये सोचकर आया था कि नैना उसे स्टेज पर बुलाएगी और दोनों साथ मिलकर जय का बनाया हुआ वेंटिलेटर दुनिया को दिखाएंगे। जय ने अपना बनाया वेंटिलेटर डिजाइन नैना को दे दिया था ताकि वो इसे अपने नाम से ट्रैक्सन इलेक्ट्रॉनिक में सबमिट कर सके। यही नहीं, नैना ने यह भी प्रॉमिस किया था कि वो आज सबके सामने उसकी और जय की शादी की अनाउंसमेंट करेगी। लेकिन यहां तो नैना बिल्कुल बदल गई थी और जय को एक से बढ़कर एक धोखे मिल रहे थे। जय की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। वो आगे बढ़ा। और मैंने जो तुम्हारे लिए सपने देखे, अपना वेंटिलेटर डिजाइन तुम्हें दे दिया ताकि हमारा एक साथ नाम हो सके। तुम्हारे लिए सेविंग करता रहा। हमने साथ सपने देखे थे नैना, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। जय नैना के करीब आ गया और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। ये देख एल्विस ने जय को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अबे ओ दो कौड़ी के मजदूर, तेरी हिम्मत कैसे हुई नैना को हाथ लगाने की? मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। चल माफी मांग नैना से। चल झोंक नीचे। तू हमारे बीच से हट जा एल्विस। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। गर्लफ्रेंड? तेरी औकात भी है नैना का बॉयफ्रेंड बनने की? तू है कौन? मेरे सामने तू कुछ भी नहीं। चल निकल यहाँ से। अब तो नैना के फेस पर एक शैतानी सी स्माइल आ गई। एल्विस सही कह रहा है। तुम्हारी औकात मेरे घर का नौकर बनने की भी नहीं है। वैसे मैंने अब तक तुम्हें सिर्फ अपना नौकर ही समझा था, लेकिन तुम तो सपने देखने लगे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे फटीचर को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी? तुम एल्विस के सामने कुछ भी नहीं हो। अब यहाँ से अपनी टांगों पर जाओगे या फिर सिक्योरिटी को बुलवाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूं? नैना की बात सुन जय भौचक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिंदगी में उसे इतना बड़ा धोखा मिलेगा। जय बुरी तरह से टूट गया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। जय वहां खड़े खड़े बस नैना को घूरे जा रहा था। ये देख एल्विस उसके करीब आया और जय के कानों में फुसफुसाया। तुम्हें पता है, मैं नैना के साथ कई बार सो चुका हूँ, अलग अलग पोजीशन में। तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना ये, लेकिन मेरे साथ सो रही थी। आई एम श्योर तुमने इसे हाथ भी नहीं लगाया था।
बेवकूफ हो तुम। बहुत नमकीन है नैना। जय ने एल्विस के मुंह को पकड़ लिया और उसके चेहरे पर पंजा कसने लगा। तेरा मुंह तोड़ दूंगा साले। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही जय ने एल्विस को पीछे धकेला तभी उसके सिर पर कोई भारी चीज टकराई। वो एकदम लड़खड़ा गया। जय ने पलट कर देखा तो सामने नैना थी। उसके हाथ में एक फ्लावर वास था। जय के लिप्स पर एक पेनफुल स्माइल आ गई। जय उठने की कोशिश करने लगा लेकिन उसके पैर लड़खड़ाने लगे। अच्छा सिला दिया तुमने नैना। मुझसे मेरा प्रोजेक्ट, मेरा पैसा सब ले लिया। मुझे प्यार में फंसाकर तुम कितनी चीप हो। छी। जय की बात सुन नैना का खून खौल उठा। उसने जय के पेट पर एक जोरदार लात मारी। जय लड़खड़ा कर फिर से नीचे गिर पड़ा। उसे जमीन पर गिरा देख एल्विस चिल्लाया, चल माफी मांग। नाली के कीड़े, तूने एल्विस मल्होत्रा पर हाथ उठाने की कोशिश की है। मुझे तो बेटा जीभ से अपना जूता साफ करवाऊंगा। मांग माफी। चल साले मांग माफी। थू, मर जाऊंगा पर तुझ जैसे घटिया इंसान से माफी नहीं मांगूंगा। चल मार डाल मुझे, आगे बढ़। तुम मर जाओ। वैसे भी तुम जैसे अनाथ की मौत पर किसको फर्क पड़ेगा? सिक्योरिटी, उठाओ इसे और बाहर फेंक दो। नहीं, ऐसे नहीं। पहले ये अपनी जुबान से मेरा जूता साफ करेगा, फिर यहाँ से जाएगा। अब उस हॉल में अजीब सा सन्नाटा छा चुका था और विस्पर की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं। नैना ने हाथ से एल्विस को रुकने का इशारा किया और जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी, इस डिलीवरी बॉय को यहाँ से निकालो। लगता है इसको कोई गलतफहमी हो गई है। इसका मेरे इन्वेंशन से कोई लेना देना नहीं है। नैना की बात सुनते ही गार्ड्स ने जय को जकड़ लिया। वो छटपटाने लगा लेकिन उसकी आवाज भीड़ की हंसी और तालियों में कहीं दब सी गई। तभी वहां खड़ा एल्विस मल्होत्रा उसके पास आया और उस पर झुकते हुए उसके कान में फुसफुसाया, तू कुछ नहीं था, कुछ नहीं है और कुछ नहीं रहेगा, समझा? गार्ड्स जय को घसीटते हुए बाहर ले गए। जय के फेस पर अपमान, धोखा और दर्द के मिक्स एक्सप्रेशंस थे। एक तरफ सड़क पर गिरा जय गुस्से से उफन रहा था तो दूसरी तरफ स्टेज पर नैना मुस्कुराते हुए कैमरों के फ्लैशेस के बीच चमक रही थी। लेकिन वहीं भीड़ के पीछे एक औरत भी थी। उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जय के चेहरे में कोई पुरानी याद पहचान रही थी। जय, मेरा बेटा, मेरा बेटा। वही आंखें, वही माथा, वैसी ही नाक और चेहरे पर वही मासूमियत जो उस चेहरे पर थी जिसे उसने 15 साल पहले हॉस्पिटल बेड पर पड़े पड़े आखिरी बार देखा था और जिसे फिर से देखने के लिए वो हर पल तरसती रही थी। 15 साल पहले की वो रात वो कैसे भूल सकती थी? 24 साल की माया एक छोटे से अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे। माया जी, आपके लंग्स का कैंसर 4थे स्टेज में पहुंच चुका है। अगर जल्द से जल्द इलाज शुरू नहीं किया गया तो ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ये सुनते ही पूरे कमरे में मानो ठंडापन सा फैल गया हो। माया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे वो इस खबर के लिए पहले से ही तैयार थी। माया जिस समय अपने ऑफिस में काम करते समय गिरी थी, उसे तभी ही कुछ खटका था। कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। माया सोच में पड़ गई। माया को तो बस एक ही उम्मीद की किरण नजर आई। क्या होगा मेरे बाद मेरे बेटे का? पूरे कमरे में अंधेरा था। माया अभी आंख बंद किए किसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। माया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। माया को सामने एक जानी पहचानी सी परछाई दिखाई पड़ी। वो चौंक गई। तभी एक सख्त आवाज से कमरा गूंज उठा, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पैसे की टेंशन मत लो, वो मैं संभाल लूंगा। बस मेरी सिर्फ एक शर्त है। ये आदमी कोई और नहीं, माया के पापा मिस्टर राजेंद्र शर्मा थे। क्या? उस लड़के को छोड़ दो, अकेले आ जाओ, तभी इलाज कराऊंगा। अपने पापा की बात सुनते ही माया की आंखों में नमी आ गई।
माया अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पापा के लिए रुतबा, पैसा, ताकत हर रिश्ते से ऊपर है। अपने पापा की बात सुनकर माया की नजरें किसी चीज की तलाश में घूम गईं और कोने में बैठे अपने 9 साल के बेटे पर अटक गई, जो जितना मासूम था उतना ही वक्त ने उसे समझदार बना दिया था। एक और छोटे से किचन में लड़का एक केक बना रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। उसने मिक्सर में कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाए, जैसे कि उसकी माँ बताया करती थी। दूसरी ओर माया अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में रिपोर्ट्स थीं। अचानक माया को कुछ सुनाई पड़ा। वो चौंकी और तेजी से किचन की तरफ भागी, लेकिन तभी कमरे के बाहर निकलते ही उसकी नजर एक टेबल पर जाकर अटक गई। टेबल पर एक अधूरा केक रखा हुआ था और उसके पास एक पेपर रखा हुआ था। माया ने कांपते हाथों से पेपर उठाया। माँ, मुझे पता है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं हूं ना, मैं आपका रास्ता ढूंढ लूंगा। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जल्दी ठीक हो जाइए। ये पढ़ते ही माया की आंखों में आंसू आ गए। वो सुबक सुबक कर रोने लगी। माया ने घबराकर कमरे में इधर उधर देखा, फिर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा तो पहले से ही खुला था। नहीं, रुक जाओ। You can't do this to me. तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। सामने सड़क पर माया का बेटा एक बैग लिए चल रहा था। उसने नन्ही आंखों से पीछे मुड़कर देखा और फिर वो तेजी से आगे बढ़ गया। उधर दरवाजे के पास तक जैसे तैसे पहुंची माया का शरीर डर से कांपने लगा और वो वहीं निढाल होकर गिर पड़ी।